अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने मॉडल पेपर्स इशू किए हैं। कल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सेक्शन ए सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड कर दी थी और आज इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के सेक्शन बी का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम मॉडल पेपर्स यहाँ पर सॉल्व शेयर किए जा रहे होंगे और इसके साथ साथ हम बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी यूट्यूब चैनल पर लाने जा रहे हैं। तो चैनल के साथ रहिएगा आप लोग, और अगर चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शामिल होना तो 0333224301 पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमें अच्छी परसेंटेज होगी और हम अपने स्कोर को और बेहतर करेंगे। अब मैं जो है वो आपको स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कल का जो लेक्चर था वो देख लिया था, जिसमें हमने सॉल्व किया था एमसीक्यूज़ को। और आज हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री में आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 0333224301 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर दें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स भी व्हाट्सएप के थ्रू मिलना शुरू हो जाए। पहला क्वेश्चन था बेटा, डिफाइन फ्लेम टेस्ट, रीजन ऑफ द कलर्ड फ्लेम एंड देन एग्जाम्पल। अब फ्लेम टेस्ट क्या था? हम कहते हैं सर फ्लेम टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई सर्टन मेटल आइंस बाय ऑब्जर्विंग द कैरेक्टरिस्टिक कलर दे प्रोड्यूस व्हेन हीटेड इन द फ्लेम। क्वालिटेटिव इसलिए कहा चूँकि उससे हम किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और हर एक कंपाउंड के लिए एक डिफरेंट कलर टेस्ट होगा। यानी आपके पास पिंक कलर किसी के लिए आ रहा होगा, येलो कलर किसी के लिए आ रहा होगा, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब सवाल आता है ये कलर्स बनते क्यों हैं? यूजुअली आपके पास जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं जिनको आप नाम दे रहे हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में वो लूजली हेल्ड हैं। यानी 1A में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2A में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब आप हीट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो हायर लेवल पर मूव करते हैं, और फिर जब वापस आते हैं यानी एब्जॉर्ब करके हायर पे गए, हायर से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आए, इस बीच में वो कलर इमिट करते हैं। वो स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा होता है। सेम बात आप लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अब कलर्स कौन से होते हैं? जब सोडियम के लिए जो कलर आता है हमारे पास, चूँकि हमें कहा गया है कि सिर्फ 2 की एग्जाम्पल दें, तो सोडियम के लिए जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं वो गोल्डन येलो फ्लेम नज़र आता है हमें, और पोटेशियम में हमें पेल वायलेट फ्लेम नज़र आता है जिसको हम लिलैक कहते हैं। अब ज़रा टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं तो यहाँ टेक्स्ट बुक में ही सारे नाम दिए हुए हैं, जैसे लिथियम रेड है, सोडियम येलो है, पोटेशियम वायलेट है। हमने यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड्स भी पढ़ लिए कि वो गोल्डन येलो है या पेल वायलेट है जिसको हम लिलैक का नाम दे रहे हैं। रेड वायलेट, ब्लू वायलेट। बेरिलियम में आपने कहा सर नो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर। मैग्नीशियम में आपने कहा सर सिल्वर वाइट है। तो ये आपके पास जो कैटेगरी बन रही है ये डिफरेंट फ्लेम्स हैं। हो सकता है कि आपको देखो मॉडल पेपर में हम बार बार ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आएगा, हो सकता है इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं, तो इसीलिए फिर हम इसको इस तरह से और एक्स्ट्रा भी समझ रहे हैं। या फिर उसमें कहा गया कि कुछ साइंटिफिक रीजंस के जवाब दे दें, तो हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला पॉइंट है उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हम कहते हैं सर एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और मॉलिकुलर साइज मास बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज और मॉलिकुलर मास बढ़ता है तो आपके पास वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती हैं। जब वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती हैं इसका मतलब अब उनको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा उनको ब्रेक करने के लिए। तो इस लॉजिक से आपको उसमें लिखना होगा। फिर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द एस ब्लॉक। अब डाउन द ग्रुप जब आप नीचे आते हैं तो देन अगेन एटॉमिक साइज बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट आपके पास स्ट्रांग हो जाएगा जो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है। तो जितना नीचे आप जाएंगे आप कहेंगे सर उतनी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं चूँकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते, लूज़ करते हैं। 1A के जितने मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 2A के भी मेंबर्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। फिर आता है अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैं तो कंडक्टर्स तो हैं। अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1A के मेंबर्स हैं, इनके पास 1 लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है। चूंकि मैंने अभी आपसे कहा ये 1A के मेंबर्स हैं और 1A का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा आउटर शेल में। सो दे अलाउ ईजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चूँकि आपके पास जो है वो उसकी मूवमेंट ईजिली हो रही होती है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। फिर आता है फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, यानी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। फ्लोरीन का स्मॉल एटॉमिक साइज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सबसे ज़्यादा होती है बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वैल्यू को हम 4 कंसिडर करते हैं, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आप कहते हैं कि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ घसीटता है। फिर सवाल है मल्टी डेंटेड लिगेंड्स को आप चिलेटिंग एजेंट्स क्यों कहते हैं? तो मल्टी डेंटेड जो लिगेंड्स हैं दे कैन फॉर्म मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल लाइन, एक से ज़्यादा बनाते हैं, तो स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर बनता है, उस रिंग स्ट्रक्चर को आप चिलेट कह रहे होते हो। तो चूंकि मल्टी डेंटेड लिगेंड एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं और वो स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए हम इनको नाम दे देते हैं चिलेटिंग एजेंट्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ बतानी जो उसका यूनिक बिहेवियर शो करेंगी, यानी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बतानी है आपको, वो प्रॉपर्टी बतानी है जो उसका यूनिक बिहेवियर शो करेगी। तो हमने लिखा द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम शोइंग यूनिक बिहेवियर। बेरिलियम कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, बाकी जो कंपाउंड्स बन रहे होते हैं वो आयोनिक इन नेचर होते हैं। बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ईजिली, बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इतना आसानी से नहीं बनाते। फिर क्वेश्चन आता है रीज़न वाई बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन स्टीम। देखो कुछ चीज़ें ठंडे पानी में हल होती हैं, कुछ गर्म पानी में हल होती हैं। मिसाल के तौर पे कस्टर्ड की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कस्टर्ड आपके पास जो है वो गर्म दूध में हल होता है, ठंडे में हल नहीं होता। उसी तरह का ये सवाल है कि बेरिलियम स्टीम और कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? हम कहते हैं सर बेरिलियम इज प्रोटेक्टेड बाय थिन स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, एक लेयर बन जाती है ऑक्सीजन की जिसको आप नाम देते हैं BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से ना वाटर उस पर अटैक कर सकता है ना स्टीम उस पर अटैक कर सकती है, मतलब एक तरह की कोटिंग बन जाती है उसके ऊपर। फिर क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड कंपाउंड्स। अभी हमने कहा था कलर्ड क्यों बनता है, जब आपके पास मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ आ जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल के साथ जो शेल है उसको हम नाम दे रहे हैं पेनल्टीमेट शेल का, और हम कह रहे हैं सर अब यहाँ पर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है। इस जंपिंग को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट जो थे उन्होंने थ्योरी जो प्रेजेंट की थी वो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम कहते हैं इन अ लिगेंड फील्ड डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल dx dy dz, और 5 सब शेल बनते हैं इसके। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव बिटवीन दीज लेवल दे एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर से जब वापस नीचे आते हैं तो उनमें से कलर्ड निकलता है। अच्छा यहाँ पर एक और रीज़न आ सकता है कि जिंक के जो कंपाउंड है वो वाइट होते हैं, वो कलर्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल होता है। तो जब डी ब्लॉक फिल होगा तो मूवमेंट ही नहीं हो रही होगी उसकी। अब आता है IUPAC। सबसे ज़्यादा जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो IUPAC में करते हैं। तो आइए मैं आपको इसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहें तो एग्जाम में अगर इन स्टेप से करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे इसमें, वरना आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं इसका। मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ। अब दिया हुआ CuNH3 4SO4। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन मालूम करना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है आसान लफ्ज़ों में, और जो बाहर होता है उसको कहते हैं काउंटर आयन। जो अंदर है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, जो बाहर है उसको कहते हैं काउंटर आयन। तो बाहर वाला हो गया जो कंपाउंड के अंदर लिखा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स है, SO4 पे -2 है। तो जब बेटा अंदर बाहर -2 आपको नज़र आता है, मैं यहाँ पर अब एनोटेट करता हूँ कि जब यहाँ पर आपको -2 मिलेगा तो अंदर डेफिनेटली, अब यहाँ अगर -2 है तो अंदर +2 होगा, तभी जाके दोनों आपस में बैलेंस होंगे, वरना आपके पास जो है वो बैलेंस नहीं होगी ना इक्वेशन। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये आपके पास ज़रूरी होता है। तो आप कहते हैं कि सर इस केस में आपके पास जो कंडीशन ली जा रही होगी उस कंडीशन को हम नाम देंगे काउंटर आयन का। ये तो हो गया प्लस माइनस का चक्कर। आगे बढ़ते हैं लिगेंड। अब जो NH3 यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इस पे 0 चार्ज हो गया। ठीक है, 3 थे तो 4 थे, टेट्रामाइन कह दिया आपने। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, NH3 पे 0 है, कॉम्प्लेक्स पे +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की भी क्या बन जाएगी, +2 बन जाएगी, चूँकि उस पर तो चार्ज आपके पास 0 आया हुआ था। तो आपने अब इसका नाम रख दिया टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, क्योंकि बाहर और अंदर चार्ज को बैलेंस करना है आपको। इस पर चार्ज +2 है, इस पर चार्ज 0 है NH3 पर, तो ये चार्ज किसका था? ऑब्वियसली चार्ज कॉपर का था। अगला आपको दिया गया K3Cr2O4 बड़ा मुश्किल कंपाउंड लग रहा है सर। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपने नाम दिया कॉम्प्लेक्स आयन का, और जो बाहर होता है वो काउंटर कहलाता है। K पर होता है +1, तो 3 पर हो जाएगा बेटा +3। बाहर +3 है इस तरफ,
अगर काउंटर पे तो कॉम्प्लेक्स पे उसका माइनस होगा, तो आपने कॉम्प्लेक्स पे -3 लगा दिया। अब लिगेंड्स के नाम क्या है, C2O4 कहलाता है ऑक्सीलेटो। ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे और जब प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो लिस्ट आपको याद हो जाएगी। 2 है तो टोटल आपके पास एक पर अगर -2 है तो 2 पर -4 हो जाएगा। फिर इसी तरह Cl एक पर -1 है तो 2 पर -2 हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टार्ट निकालते हैं। ऑक्सीलेटो की -4 आ गई, इसकी -2 आ गई। अब आपको टोटल चार्ज मालूम करना है। ये मैं यहाँ पर ना आपको एक ज़रा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको आप किस तरह से लिखने की बात कर रहे हैं, कि एक मिनट यहाँ पर, ताकि कंपाउंड दिखे हमें। अब हम कहते हैं सर Cr हमें मालूम करना है। C2O4 -2 था और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 हो गया। Cl2 एक Cl -1 था, 2 हो गया तो -2 बन गया, इज इक्वल टू, अब टोटल आपके पास जो चार्ज बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है -3 कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, ये हो गया Cr -6 इज इक्वल टू -3। ये माइनस है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो Cr इज इक्वल टू +6 -3। जब +6 से -3 होगा तो Cr का आंसर क्या बन जाएगा सर, Cr का आंसर 3 बन जाएगा। इस तरह से हम हर कंपाउंड में इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू आपने इस तरह से कैलकुलेट कर ली, ये 3 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो है वो नाम आपने इसका रख दिया पोटेशियम डाइक्लोरो बिसऑक्सीलेटो, 2 थे इसलिए क्रोमेट 3। असल मार्क्स इस नंबर के जो आगे लिखा है आपने, मतलब पूरा सही लिखेंगे, नंबर नहीं लगाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसमें कॉम्प्लेक्स और काउंटर की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको चार्ज दिया हुआ है। अब CN दिया हुआ है साइनो और NO दिया हुआ है नाइट्रोसाइल। साइनो का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो 5 का हो जाएगा -2। और अब आपके पास जो है वो NO न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, और ओवरऑल चार्ज आपको -2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप कंपाउंड को देखो, तो एक तरफ आपके पास, अगर मैं फिर इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो Fe आ जाएगा -5, फिर 0 इज इक्वल टू -2, ये यहाँ चला जाएगा बेटा, तो ये आपके पास जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको वहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हर मर्तबा जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी होगी। फिर इसके बाद आप आते हैं आइडेंटिफाई द लाइगेंड, तो EN मौजूद है जिसको हम इथाइलिन डायमाइन कहते हैं। इसके 2 मौजूद हैं तो बिस हो जाएगा, NO2 नाइट्रो कहलाता है आपके पास। सब में सेम स्टेप्स आप यूज़ करके ही आंसर ला सकते हैं इसमें। फिर अगला सवाल है नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड पर शॉर्ट नोट लिखना है। नायलॉन प्रिपरेशन लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नायलॉन इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। सो ये आपके पास जो है वो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपके पास सर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है इनकी, इतना इजीली ब्रेकेबल नहीं है, और ये वेयर एंड टेयर से रेजिस्टेंट है, यानी मोड़ेंगे गोल वोल घुमाएंगे तो इससे ये टूटेगा नहीं। PVC अक्सर जो पानी के पाइप होते हैं उन पर PVC लिखा हुआ होता है, ये उसकी एग्जांपल आता है। PVC आपके पास जो है एक एडिशन पॉलीमराइजेशन है जो विनाइल क्लोराइड से बनता है। कंडेंसेशन का मतलब था वाटर मॉलिक्यूल लाजमी रिलीज होंगे, और एडिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्रॉपर्टीज़ में कहते हैं सर केमिकली रेजिस्टेंट है। आम प्लास्टिक इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है, और ये गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इतना आसानी से पास नहीं होती। फिर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस गैसेज आपके पास वो गैसेज हैं दैट ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट विल इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर, जो रिजल्ट करता है बेटा ग्लोबल वार्मिंग में। अब ग्लोबल वार्मिंग आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ना शुरू हो जाती है तो दैट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सर, इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं, कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं, और उसके आइसोटोप पता लगा सकते हैं कौन कौन से मौजूद हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं हमारे पास सर, एक अननोन कंपाउंड है, पता नहीं चल रहा कौन सा कंपाउंड है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कंपाउंड दिया, आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बताया कि सर इसका जो मास आ रहा है आपके पास वो C6H6 के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो C6H6 में फ़ौरन मेरे जहन में आएगा तो बेंजीन है।
आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं उसका, और फॉरेंसिक साइंस में और फार्मास्यूटिकल साइंस में यूज़ करते हैं। जैसे इसमें मैं एग्जांपल दूंगा CID के, जिसमें एक डॉक्टर सालुंके होता है जो आपको हर चीज़ की बता देता है। अब वो चूंकि ड्रामा होता है तो बहुत एग्जीक्यूट करके दिखाता है आपको, लेकिन एक्चुअल में फॉरेंसिक में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चंस थे जिनको हमने अभी सॉल्व किया, ये मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। ये बोर्ड की तरफ से इशू किया गया था, इसका सॉल्यूशन हो गया है अब हमारा यहाँ पर। अब हमने करना ये है कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका ऑर्गेनिक पार्ट सॉल्व करवाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता सारे मॉडल पेपर यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा। ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। अपना ख्याल रखना सब, अल्लाह हाफ़िज़।